पाकिस्तान की जंग तो खत्म हो गई लेकिन टेंशन मुसलसल जारी है। इंडिया से रोज कोई बयान आ जाता है, पाकिस्तान को उसका जवाब देना पड़ जाता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गर्दिश कर रहा है और यह सवाल इंडिया के अंदर भी है कि जंग क्या मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, और अगर इंडिया मकबूजा कश्मीर के ऊपर या टोटल कश्मीर के ऊपर बात नहीं करता, पानी का मसला हल नहीं करता, ट्रेड पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू नहीं होती, तो फिर यह मसला कैसे खत्म होगा? फिर या क्या जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकेगी? फिर ये मामलात इसी तरह जारी और सारी नहीं रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। आज के शो में भी हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान और चाइना के जो नए रिलेशन डेवलप हुए हैं और इन रिलेशंस को दुनिया अजीब सी नज़रों से देख रही है और इंडिया भी बड़े अजीब से नज़रों से देख रहा है। आने वाले दिनों में इन ताल्लुकात का क्या नतीजा निकलेगा? क्या कोई ब्लॉक बन रहा है दुनिया के अंदर? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ क्या अफवाज अगर वापस चली गई है इंडिया की और पाकिस्तान की अफवाज पे जैसे थे पे चली गई है, तो क्या अब यह समझा जाए कि अमन दोनों साइडों पर हो जाएगा? बड़े बड़े सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब, दिफाई तजियाकार हैं। इनके साथ एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब तशरीफ रखते हैं और साथ साथ हमारे मसूद खालिद साहब तशरीफ रखते हैं। चीन के अंदर तवील तरीन मुद्दत के लिए ये हमारे सफीर रहे हैं। पाकिस्तान के 6.5 साल चाइना के अंदर इन्होंने गुजारे हैं, तो चाइना को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जब फौजें वापस हो जाएं तो अमन हो जाता? देखिए, मतलब अमन तो हो ही, हम फौजें वापस होने का मतलब ही यही है कि दोनों पार्टी ने रियलाइज कर लिया है कि बातचीत होनी चाहिए और टेंशन डिफ्यूज हो रही है। बट एक कैपेबिलिटी होती है, दूसरी इंटेंशन होती है। तो इंटेंशन ओवरनाइट चेंज हो जाती है कि फौजें वापस चली जाएं, क्योंकि बयान नहीं रुक रहे, बयान तो बढ़ते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इंडिया की इस वक्त जो प्रेडिक्मेंट है वो ये है कि बयान ही दे सकता है। अब अगर बयान भी ना दें जावेद साहब तो क्या दें? कुछ तो फेस सेविंग करनी है ना। जैसे आप देखिए अंदर उन्होंने काफी उखाड़ पिछाड़ मिलिट्री हायरार्की में की और काफी सारे जनरल को सैक किया, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को सैक किया, डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस को सैक किया, नदर्न कमांड कमांडर को सैक किया। तो अब वो झूठ बोल रहे थे, कुछ अर्सा तो झूठ चल पड़ा कि हमने आज इनको जैसे जनरल सईद आसिम मजीद को अल्लाह ताला ने के करम से फील्ड मार्शल बन गए कि हमने उनको हिरासत में ले लिया, पकड़ लिया। लाहौर बंकर में घुस गया। अच्छा, लाहौर की बंदरगाह में चले गए, पिशावर को कैप्चर कर लिया है। तो देखें झूठ मत धर झूठ और कितना झूठ बोला। तो अब वो जो लोग हैं वहां पे सेन मीडिया है या इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मीडिया है, वो सवाल उठा रहे हैं। अब उनसे पूछते हैं जी आपके इदारे गिरे, वो बता ही नहीं रहे। अब दुनिया कह रही कि गिरे, वो कितने गिरे? भाई ये स्टेट है, वो कॉन्फिडेंशियल चीज हम बता नहीं सकते नेशनल सिक्योरिटी में, तो कब तक झूठ छुपाएंगे? बातें कर सकते हैं और ड्रामों में और फिल्मों में तो वैसे ही बहुत आगे हैं वो। तो उन्होंने समझा था कि ये जो बायलैटरल तलकात होते हैं, जंगें होती हैं, शायद ये भी एक फिल्म की तरह होगी। तो ये फिल्म की कहानी उन्हें बड़ी महंगी पड़ी है और उनके पास कोई चारा नहीं जावेद साहब मेरे अपने ख्याल में। मैं बड़ा ये वसूख से कह सकता हूं, अगर उनमें जरूरत होती, अगर पाकिस्तान पे कभी फ्यूचर में हमला फॉर एग्जांपल अगर कर सकते होते, तो जब हमने उन पे अटैक किया था फायर पावर से, मिसाइल और आर्टिलरी के साथ एक पूरा बराज फायर किया था ऑल अलोंग हमारे जो है स्पेशली एलओसी के, तो जवाब देते। तो हमने तो जवाब दिए उनको, हमने तो जवाब दिए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया हमने, ब्रिगेड हेडक्वार्टर के उड़ाए, बटालियन हेडक्वार्टर उड़ाए। देखें S-400 की 2 साइट उड़ा दी, ब्यास पे और नगरोटा पे उड़ा के तबाह कर दी और सारे एयरफील्ड जो फॉरवर्ड थे उन पे स्ट्रेफिंग की, उनको अनसर्विसेबल बना दिया। भाई कुछ तो जवाब दो, कोई जवाब नहीं आ सका उनका। तो अगर उनमें खौफजदा हो गए, डिमोरलाइज हो गए, तैयारी नहीं थी। आई थिंक हमारा जो मोदी को सपोर्ट नहीं करना चाह रही थी फौज। हमारा जो रिस्पांस था ना, वो जैसे जयशंकर साहब कह रहे थे कि अभी रिसेंटली बयान आया कि हमने तो पाकिस्तान को पहले वार्न किया था कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं और सिविलियन टारगेट्स को करेंगे। भाई पाकिस्तान का जो रिस्पांस आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। इस दफा पाकिस्तान इजाजत दे सिविलियन को मार दें। तो इस दफा आई थिंक वो उनको पुरानी शायद आते पड़ी हुई थी। इस दफा यहाँ जो डिफरेंस था ना, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का था, जिसका एक बड़ा रिजॉल्व था, एक कमिटमेंट थी कि जवाब आएंगे तो हम फौरन देंगे और बड़ा पेनफुल और इफेक्टिव देंगे। तो वो जवाब उनको गया और उनको नाके चने चुबा दिए। अब वो खिसियानी बिल्ली बने हुए हैं, कभी कहते हैं बाहर हम भेजें, बाहर जाके क्या बात करेंगे आप कि पाकिस्तान ने हमें मारा है। दुनिया जो है वो रियलाइज कर बैठी है कि पाकिस्तान उससे 6-7 गुना छोटा मुल्क जिसका रिस्पॉन्ड किया, जैसे तैयारी कराए हैं और जैसे एयरफील्ड्स पे अटैक किया, S-400 कभी लोग दुनिया ने सोचा नहीं था कि उसको कोई स्ट्राइक कर सकता है। अब जहाज हमारे जाके देखें, ऐसा सिस्टम जैम किया कि उस जो एयर डिफेंस है उसको ही कोलैप्स कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये तो इंप्यूनिटी के साथ पूरे हिंदुस्तान में जाके अटैक कर सकते थे, तो हमने छोड़ दिया। और साथ हमारा एक होलसम जैसे स्पेक्ट्रम है, साइबर वॉरफेयर, उसको सैटेलाइट की यूजेज, वो सारा करके, और जैसे
PL-15 ने रोल प्ले किया। अब देखिए अमेरिका के पास भी जो सबसे बड़ा BVR है ना, 200 किलोमीटर रेंज है, A260, ये 300 किलोमीटर अब तो सुन रहे हैं, इससे भी ज्यादा है। तो इन सब चीजों ने मिलकर ओवरऑल गेम चेंज की। लेकिन मैं समझता हूं कि जो लीडरशिप का रिजॉल्व था ना कि वी विल गो टू एनी लिमिट टू डिफेंड दी सॉवरेनिटी एंड बड़ी बात है, उसका नतीजा भी तो सबके सामने है। एजाज साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो इंडियन है ये तस्लीम क्यों नहीं कर रहे कि जी हमारे कितने त्यारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, वजह क्या सर इसकी? देखिए जी, जंग का जो नतीजा है अब उसके ऊपर हमेशा ये एक फॉग तो रहती है, क्योंकि वो जीतने वाले अपने उनकी सच्चाई होती है जिसको वो सब्सटेंशिएट करते हैं। आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पे वीडियो हर वेपन के साथ, हर प्लेटफॉर्म के साथ बेहतरीन डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है, वो दिखाई जा सकती है। लेकिन हारने वाला इतनी आसानी से मानता नहीं है, क्योंकि उसने भी तो फेस सेविंग करनी है ना। तो अभी वो उस वो कहते हैं कि फौजियों के दिल बड़े होते हैं, वो अपनी हार को मानते हैं। नहीं, देखिए ये आपकी बात ठीक है, और प्रोफेशनल फोर्सेस जो हैं, आर्मीज हो, एयर फोर्सेस हो, उनमें ये एक ट्रेडिशन है। लेकिन वहां का बयानिया तो फौज तो नहीं बना रही ना, वो तो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बना रही है। जिनको सबसे ज्यादा जो उनकी नुकसान हुआ वो उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल था उसको डेंट हुआ, तो उसको तो उन्होंने अब डैमेज कंट्रोल करना है ना, तो इसलिए वो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लेकिन हर जंग के बाद एक इंडिपेंडेंट हमेशा जो है रिव्यू होते हैं, और उसमें सपोर्टिंग एविडेंस के साथ वो नताइज आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, हिस्ट्री बुक्स में आर्काइव हो जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, छुपाने वाली कोई बात, छुपने वाली कोई बात नहीं। छुपाने वाली तो उनकी कोशिश है, बात ये छुप नहीं सकती। क्योंकि राफेल तो मान रहा है जी हमारे जी, वो कहते हैं एटलीस्ट वन। जी जी, तो एटलीस्ट वन का मतलब ये है कि एक से ज्यादा है। वो मकतूल तो मान रहा है, लेकिन वो जो उनके पास लाश है वो नहीं मान रही, वो नहीं मान रहे सारे। अच्छा मसूद खालिद साहब ये फरमाइएगा सर, ये चाइना और पाकिस्तान का जो नया रिलेशन स्टार्ट हुआ है, और ये दिफाई रिलेशन है, क्योंकि हमने उनकी वार मशीनरी को टेस्ट करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये बेस्ट है, और उसमें उनके स्टॉक्स देख लें कहां से कहां चले गए हैं। तो नई इक्वेशन, नई दोस्ती जो है उसका क्या नतीजा निकलेगा? जी शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए बात यह है कि दिफाई ताउन जो है चीन के साथ वो तो हमारा बड़ा पुराना है, और मैं रिकॉल करूंगा यहाँ पर कि जब 65 की वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो उस वक्त जो हमारी इन्वेंट्री थी वो मोस्टली अमेरिकन थी, और अमेरिका ने हमारी इमदाद रोक दी। और उस वक्त जो यहाँ पर क़यादत थी, जो लीडरशिप थी, उन्होंने चाइना को रुजू किया, और चाइना ने यानी कि जो थी वो इमरजेंसी सप्लाईज जो थी हमें दी। उसके बाद से ही जो है वो ये सिलसिला चल रहा है। और फिर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि लेट 60s में चाइना ने हमें एक खासा बड़ा क्रेडिट दिया था $300 बिलियन का। उस वक्त तो ये $300 मिलियन बहुत बड़ी रकम थी अगर आप उसको क्वान्टिफाई करें, और वो भी इसी किस्म में कुछ हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए और कुछ हमारे डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह के लिए वो कर्जा दिया गया था, और उसमें चाइना बड़ा गरीब था। तो ये दिफाई ताउन जो हमारा है ये तो चीन के साथ पुराना चल रहा है, और इसमें पिछले चंद यानी कि दिहाइयों में कह सकते हैं आप कि बड़ी ही इसमें वो तेजी आई है, या क्या कहेंगे उसको, यानी कि स्ट्रॉन्ग हुआ है ये। तो अब जो ये प्लेटफॉर्म्स थे ये हमने जो थे J-10C, ये भी अभी कोई ज़्यादा हमारे पास पुराने नहीं थे, मेरे ख्याल 1-2 साल पहले हमने लिए हैं, और ये बिल्कुल टेस्ट हुए हैं। और उसके साथ सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसको यानी कि पूरा जिसको कहते हैं इंटरलॉक किया गया, इंटीग्रेट किया गया। और ये मतलब ये कि J-10C, लेकिन बात यह है जी कि जहाज तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसको उड़ा कौन रहा था, वो क्रेडिट जाता है हमारे फजाइया के पायलट्स को, और पायलट्स ने पहली दफा ये लोहा नहीं बनवाया। आप देखिए 65 वॉर, MM आलम का रिकॉर्ड, और दूसरे शहीदों का रिकॉर्ड हमारे रफीकी साहब थे, और बहुत थे, बहुत नाम है। उसके बाद आप 71 देखिए, फिर हमने क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ जो थे वो पायलट्स हमारे गए और वो जाके लड़े। उसके बाद ये देखिए जो था अपना 19 का जो वाकया था पुलवामा वाला, हमने जहाज गिराया, पायलट भी कैप्चर कर लिया। यानी अभिनंदन का जब जहाज गिराया तो उस वक्त हमारे पास J-10 नहीं थे, वो हमने आम नॉर्मल जहाजों से उनका जहाज गिरा लिया। जी हमारे पास थंडर थे जो कि चीन और पाकिस्तान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जॉइंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये J-10C तो मेरे ख्याल है अभी 2 साल हुए हैं उसको आए हुए, तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट भी हो गया, चाइनीज टेक्नोलॉजी का भी पता लग गया, और हमारे पायलट्स का जो प्रोफेशनलिज्म है वो तो बिल्कुल उसने अपना लोहा बनवा लिया।
तो ये चाइना के लिए भी मेरे ख्याल एक अच्छा हुआ है, यानी कि जो उनको फायदा हुआ कि उनका ये टेस्ट हो गया, क्योंकि कॉम्बैट में ये जो है ये J-10C बिल्कुल अभी आजमाया नहीं गया था। तो और रफाइल के वीज़ा-वीज़, तो इसीलिए दुनिया में इस वक्त जो है बड़ी इस पे वो हो रहा है, कमेंट्री हो रही है कि जी ये देखिए जो यूरोपियन प्लेटफॉर्म से ये इनकी मतलब एक किस्म की इनको सेटबैक मिला है चाइनीज जो जहाज थे उनकी वजह से। वो सही है। अब ये आइंदा दिनों में आप देखिएगा कि जो इसके ऊपर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं, डिफेंस जर्नल्स में इसके ऊपर बड़े आर्टिकल्स आएंगे। अभी कॉलम्स आने शुरू हो गए कि ये जो है ये जो है यानी कि पलड़ा जो है, देखिए चाइना ने पिछले 10-12 साल में 15 साल में टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत तरक्की और वो अभी भी कर रहे हैं। उनका तकरीबन 6% के करीब जो है जीडीपी का वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। वो अमाउंट डिफेंस एक्सपेंडिचर से ज्यादा है उनकी। तो टेक्नोलॉजी के मैदान में उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये प्लेटफॉर्म, और अभी तो वो जो है क्या है वो J-35 स्टेल्थ जो है वो भी बना है। तो बिल्कुल एक नई इक्वेशन जो है साउथ एशिया में डेवलप हुई है, जिसको शायद इंडिया भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है कि जी हमारा तो मुकाबला जो है वो चाइना से। हालांकि ऐसी बात नहीं है भाई, आपके पास भी तो फ्रेंच और क्या कहते हैं रूसी जहाज थे, तो अगर हमारे पास चाइनीज जहाज हैं अब तो अमेरिकन की तरफ जा रहे हैं ना सर, अब अमेरिकन जहाज लेना चाह रहे हैं वो। लेकिन सर मसूद साहब मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान अकेले मुल्क से होती तो हमने पीस के रख देना था पाकिस्तान को। हमारी लड़ाई चाइना और पाकिस्तान के साथ थी। वो कहते हैं ये दोनों इकट्ठे होकर लड़े हमारे साथ। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक है वो दोबारा जरूरत।